हेलो बच्चों। हमने बेटा जो आपकी क्लास 11 की फिजिक्स फर्स्ट है ना, उसका ये जो थर्ड चैप्टर है, इसका जो फर्स्ट वीडियो बनाया था उसमें इस सरल रेखा में गति है ना, इसके बारे में मोटी मोटी बातें हमने समझी थी कि भाई ये जो है ना गति क्या होती है और पथ लंबाई, विस्थापन, औसत वेग है ना, औसत चाल, त्वरण, इसके बारे में मोटी मोटी चीज़ें हमने देखी थी है ना। अब हम इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। तो देखो बेटा, ये है कि ये गति, कि आखिर ये गति है क्या है ना। गति को इंग्लिश में बोलते हैं अपन मोशन, और सरल रेखा रेक्टिलिनियर है ना, मोशन इन स्ट्रेट लाइन बोल देते हैं या रेक्टिलिनियर मोशन बोल देते हैं, लाइन लीनियर है ना। तो अब देखो बेटा कि गति आखिर होती क्या है ना। तो वैसे देखते हैं अपन, वही कोई भी चीज़ चल रही है उसको हम गतिमान कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको? गतिमान कहते हैं। लेकिन बेटा देखो, बहुत ही एक बड़ी मस्त चीज़ बताता हूँ मैं आपको, कि अगर माना आप यहाँ खड़े हो, ठीक है ना, और ये ए आप हो, ठीक है ना, और एक कोई दूसरी वस्तु है बी, वो जा रही है, आप क्या हो? खड़े हो, ठीक है ना। तो आपके लिए क्या दिखेगी? ये जाती हुई दिखेगी, यानी ये बी गतिमान नजर आएगी आपको, ठीक है ना। लेकिन अगर आप ए भी है ना और बी दोनों ही, माना एक ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठे हो, ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर है ना, ट्रैक्टर के पीछे जो ट्रॉली लगी हुई होती है उसमें बैठे हुए हो माना आप, ठीक है ना। तो यहां आप हो, यहां बी है, तो आपके सापेक्ष क्या ये बी चल रहा है? क्या नहीं चल रहा ना। बी के सापेक्ष आप चल रहे हो, क्योंकि एक दूसरे के आमने सामने बैठे हो आप। यहाँ पे तो क्या था, अभी जस्ट ये आपके सामने था बी, तो और तो एक सेकंड बाद ही ये आगे चला गया, फिर और आगे चला गया, फिर आगे चला गया। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हो आप? ट्रॉली में 8 बजे भी आप और बी, ए और बी आमने सामने थे, 8:02 पे भी ए और बी आमने सामने थे, 8:05 पे भी आमने सामने थे, 8:10 पे भी आमने सामने थे। तो यहाँ एक दूसरे के प्रति क्या हो? आप स्थिर हो, है ना। तो गति जो होती है बेटा, उसमें क्या होता है कि एक फिक्स पॉइंट होता है ना, उसके सापेक्ष चीजें देखी जाती हैं, और इसको हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं, इसको संदर्भ बिंदु बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखो आपकी बुक में दिया हुआ है, इस प्रकार समय के सापेक्ष है ना, समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को, अगर समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है, तो उसको हम गति कहते हैं, है ना। जैसे ऐसे समझो, माना ये 8 बजे है ना, 8 बजे कोई वस्तु जो है वो यहाँ पे है, ठीक है ना, इस जगह पे है, ठीक है ना, और 8:05 पे वो वस्तु यहाँ पे पहुँच गई, है ना। ये 8 बजे था, ये 8:05 था, है ना, फिर 8:10 पे माना वो यहाँ पहुँच गई, है ना। तो और संदर्भ बिंदु कौन सा है हमारा? ये वाला संदर्भ बिंदु है। तो इसके सापेक्ष इस वस्तु की स्थिति में लगातार क्या होता जा रहा है? परिवर्तन होता जा रहा है। माना ये 8:15 बजे ये यहाँ पे पहुँच गई, तो इसके पहुँचने का मतलब क्या है? अभी इसके निर्देशांक कुछ अलग होंगे, यहाँ इसके निर्देशांक जो होंगे वो कुछ अलग होंगे, यहाँ इसके निर्देशांक कुछ अलग होंगे। माना ये 5,0 है, क्योंकि इसमें y कोऑर्डिनेट 0 है, ये माना 10,0 है, ये 15,0 है। तो इसके जो निर्देशांक हैं बेटा ए के, है ना, वो क्या हो रहे हैं? बदल रहे हैं समय के सापेक्ष, है ना। तो इस प्रकार समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं, ठीक है ना। अब समय के साथ स्थिति कैसे परिवर्तित होती है, इसके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे इस अध्ययन के अंदर, इस वाले लेसन के अंदर, ठीक है। तो आप देखें बेटा कि इसमें देखो इंग्लिश में ये कहा जाता है कि मोशन जो है, गति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हम मोशन बोलते हैं। तो मोशन इज चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। किसके साथ? टाइम के साथ। जैसे ये भी दिखाया मैंने कि माना t=0 पे x=0 है, t=1 पे x=x1 है, t=2 सेकेंड्स पे x=x3 है, t=3 सेकेंड्स पे x=x3 है, और यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या है? 0, y कोऑर्डिनेट इज 0 है, ठीक है ना। अब ये जो बेटा गति है ये x दिशा में भी हो सकती है ना,
और ये ऐसे y दिशा में भी हो सकती है ना। अब देखो यहाँ पे ये होता है बेटा कि आपके सरल रेखीय जो गति है, ये जो चैप्टर है ना आपका सरल रेखा में गति है ना, तो ये वन डायमेंशन है, ये एक विमीय है। क्या है ये? एक विमीय, वन डायमेंशन। वन डायमेंशन क्यों है बेटा? देखो यहां देखा ना हमने कि इसमें x चेंज हो रहा है, सिर्फ x इक्वल टू यहाँ पे x1 हो गया, x2 हो गया, x2, लेकिन सब केसेस में y क्या है? 0। y कब होता है? जब ऊपर उठती है। तो ऊपर तो उठ ही नहीं रही बिंदु, है ना, सड़क पे सीधे सीधे जा रहा है जो वस्तु है वो, है ना, या कोई आदमी है वो सड़क पर क्या हो रहा है? सीधे सीधे जा रहा है, तो ऊपर थोड़ी उठ रहा है, वो नहीं उठ रहा। तो ऊपर नहीं उठ रहा है इसका मतलब y निर्देशांक क्या है उसका? 0 है ना। ऐसे ही ऐसे समझो, माना एक रॉकेट उड़ा ऊपर धरती से, ऐसे उड़ा, है ना, तो इस केस में क्या होगा? इसका x निर्देशांक इधर थोड़ी जा रहा है, नहीं जा रहा। तो x निर्देशांक क्या है इसका? इधर की तरफ नहीं जा रहा, इसलिए x निर्देशांक 0। इसका हमेशा क्या, कौन सा निर्देशांक चेंज होगा बेटा? इसका y निर्देशांक चेंज होगा। y इक्वल टू y1 हो जाएगा, है ना, y2 हो जाएगा, y3 हो जाएगा, y4 हो जाएगा, है ना। तो ये जो तीसरा चैप्टर है आपका, इसमें एक दिशा की गति मानी गई है, चाहे वो पॉजिटिव x मतलब x डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में चाहे वो इधर हो सकती है पॉजिटिव x, या इधर की तरफ नेगेटिव x हो सकती है। y डायरेक्शन में ऊपर y हो सकती है या नीचे यानी प्लस y हो सकती है या माइनस y हो सकती है। ठीक है। और बेटा मैं जो है ना आप लोगों को ये 11th की पहली बार कोशिश कर रहा हूँ, मैंने कभी नहीं पढ़ाया 11th वाले बच्चों को, है ना, बस आपको एक इनिशियल मोमेंटम देने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आप थोड़ा सा रास्ता पकड़ लो, है ना, आप आगे बढ़ने लग जाओ, इसमें घुस जाओ फिजिक्स के अंदर, फिजिक्स केमिस्ट्री में, है ना। एक बार आपको रास्ता मिल जाए फिर तो बच्चे अपने आप आगे बढ़ जाते हैं। तो शुरू के मैं आपको 3-4 चैप्टर इसलिए ये करा रहा हूँ इसमें। ठीक है बेटा, तो ये इसलिए कि ये बेसिक चीजें आपकी समझ में आ जाएंगी, तो फिर आगे आपकी गाड़ी चलने लगेगी। ठीक है ना। तो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अलोंग स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं ना। जब कैसे चल रहा हो वो सीधी उसमें चल रहा हो, या तो इस पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में या नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, है ना। ये हो गई प्लस एक्स डायरेक्शन, ये हो गई माइनस एक्स डायरेक्शन, या ऊपर प्लस वाई डायरेक्शन में या नीचे माइनस वाई डायरेक्शन में। ठीक है। तो ये फिर इसी के अंदर तीसरा कंसेप्ट आएगा रिलेटिव वेलोसिटी, है ना, सापेक्ष वेग या आपेक्षिक वेग, है ना। तो ये बड़ी अच्छा कंसेप्ट है, जैसे मैंने बताया था ना, अभी आपको दिखाया था यहाँ पे, ये है ना कि यहाँ पे ये ए बिंदु क्या है? स्थिर है और बी चल रहा है, तो ए के सापेक्ष बी गतिमान है। लेकिन यहाँ पे क्या है? एक ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठे हुए हैं ये ए और बी दोनों, है ना, और साथ साथ चल रहे हैं, तो ना तो ए के सापेक्ष बी खिसक रहा और ना ही बी के सापेक्ष ए खिसक रहा। तो इन दोनों के केस में इन दोनों का जो आपेक्षिक वेग है वो क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है ना। और यहाँ आपेक्षिक वेग का मान आएगा कुछ ना कुछ। क्यों आएगा बेटा? क्योंकि इसका तो क्या है? 0 है ना, और इसका माना क्या है? माना 5 मीटर पर सेकंड है, तो 5 मीटर पर सेकंड में से जब 0 घटाओगे तो 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या था? ये भी उसी 5 मीटर पर सेकंड से गतिमान था, ये भी 5 मीटर पर सेकंड से गतिमान था, तो 5 में से 5 घटाओगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। समझे ना बात बेटा? तो ये कंसेप्ट क्या कहलाता है? रिलेटिव वेलोसिटी, आपेक्षिक वेग। ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखो बेटा, स्थिति, पथ लंबाई एवं विस्थापन, है ना। स्थिति, पथ लंबाई एवं विस्थापन। स्थिति को बोलते हैं पोजीशन, पथ लंबाई पाथ लेंथ, और विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट, है ना। पोजीशन का मतलब क्या होता है बेटा? जैसे ये जहां पे कोई वस्तु स्थित है, वही रेफरेंस पॉइंट चाहिए कि नहीं चाहिए उसके लिए, है ना। माना ये x है और ये इसका तो एक निर्देशांक चाहिए हमको, है ना, और ये हमारा क्या हो गया? मूल बिंदु हो गया। तो अभी माना इस किसी बिंदु की स्थिति यहाँ है ना, तो ये फिर उसके बाद इस स्थिति यहाँ पे है, फिर स्थिति यहाँ पे है, तो ये क्या है? इसके जो निर्देशांक होते हैं वही क्या होती है? उसकी स्थिति होती है। ऐसे ही ये है, माना यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गए? ये x1, x2, x3, ये y1, y2, y3, ठीक है ना। तो ये क्या हो गए? इसके निर्देशांक जो है वो उसकी स्थिति को शो करते हैं। अब अगर माना वस्तु ऊपर उठ रही है ना, यानी आगे भी बढ़ रही है और ऊपर भी उठ रही है, ठीक है ना। जैसे ऐसे समझो आपने इस तरह से कोई उसको फेंका, पत्थर को फेंका, है ना, तो यहाँ पे है माना अभी वो पत्थर, तो देखो इसका
जैसे ही आप इस पे डालोगे इस तरह से, तो देखो ये इसका x निर्देशांक हो गया और यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया इसका y, तो इसमें x भी आ गया और y भी आ गया। ऐसे माना जब ये यहाँ पहुँचेगा तो इसका जब ऐसे करोगे ना आप, तो इसका यहाँ से यहाँ तक ये x निर्देशांक हो गया और यहाँ से यहाँ तक ये y, तो ये माना x1 y1 थे, ये क्या हो गए x2 और y2 हो गए। ठीक है ना। तो इस केस में क्या है बेटा, ये इसके दोनों निर्देशांक चेंज हो रहे हैं, तो ये द्विविमीय गति हो गई। कौन सी हो गई बेटा, ये 2 डायमेंशनल मोशन हो गई। जो अगला जो चैप्टर है आपका 4th चैप्टर है ना, तल में गति, समतल में गति बोल दो या तल में गति, मोशन इन ए प्लेन, उसमें पढ़ते हैं हम ये। ठीक है ना। अच्छा, तो स्थिति आ गया समझ में बेटा आपके। पथ लंबाई का बहुत अच्छा उदाहरण आपके बेटा इसमें दे रखा है इस बुक के अंदर, अभी उसको पढ़ेंगे अपन। और विस्थापन पथ लंबाई को बहुत ही शानदार तरीके से इसमें समझा रखा है। तो बेटा देखो, आप इधर उधर भटकने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपकी ये जो बुक है ये इतनी शानदार है ना। और बेटा जितनी भी आपकी जो वो हैं कॉम्पिटिशन्स हैं, उनमें बहुत सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आते हैं। और इस बार तो जो है ना बेटा, आपके राजस्थान बोर्ड ने भी क्या है, ये एनसीईआरटी की पुस्तकें ही लागू कर दी हैं। ठीक है ना। तो देखो बच्चों, इस तरह का जो निर्देशांक पद्धति होती है, इसमें 90 डिग्री पे होती है ना, यानी ये x और ये क्या होती है y, ये x और ये y जो कितने डिग्री का 90, इसको समकोणिक निर्देशांक निकाय बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसका, समकोणिक निर्देशांक निकाय कहते हैं। तो नॉर्मली क्या होती है, 3 एक्सिस होती हैं, जैसे ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई, ये z एक्सिस हो गई, इधर x इधर y और इधर z। लेकिन इस वाली में हम आपकी इस चैप्टर में सिर्फ एक ही दिशा में गति को पढ़ेंगे, चाहे प्लस x में या माइनस x में, प्लस y में या माइनस y में। और जहाँ पे बेटा ये तीनों जो अक्ष हैं, ये जहाँ काटती हैं, वो मूल बिंदु कहलाता है ना, ओरिजिन कहलाता है। प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं हम, मूल बिंदु कहते हैं, या संदर्भ बिंदु, रेफरेंस पॉइंट भी इसको बोल देते हैं। ठीक है ना। तो इस रेफरेंस पॉइंट के सापेक्ष किसी बिंदु की जो स्थिति होती है, उसको हम 3 से x y z कोऑर्डिनेट से उसको निरूपित करते हैं, है ना। और इस निर्देशांक निकाय में क्या रख देते हैं, एक घड़ी रख देते हैं, है ना। तो जब उसके अंदर एक घड़ी और रख दी जो समय बता रही है, समय के सापेक्ष फिर क्या है, हम उस बिंदु की स्थिति निकाल सकते हैं। तो फिर ये पूरा जो तंत्र है, यानी x y z अक्षों का निर्देश, ये अक्ष हो गई और एक घड़ी हमने इसमें रख दी, समय नाप ली, तो ये फिर क्या बन जाता है, एक निर्देश तंत्र बन जाता है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाता है ये। ठीक है ना। क्या बन जाता है बेटा, ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाता है। हाँ, अब देखो बेटा, इसमें जब किसी वस्तु के एक या अधिक निर्देशांक समय के साथ परिवर्तित होते हैं तो वस्तु गतिमान होती है ना। अन्यथा वस्तु को उस निर्देश तंत्र के सापेक्ष क्या मान लिया जाता है, विरामावस्था में मान लिया जाता है। ठीक है ना। किसी निर्देश तंत्र में अक्षों का चुनाव स्थिति विशेष पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए एक विमानक गति के निरूपण के लिए, यानी 1 डायमेंशन में अगर आप कर रहे हो, तो केवल एक अक्ष की आवश्यकता है हमें। 2 या 3 विमाओं में गति का निरूपण करना है ना, तो 2 या 3 अक्षों की हमको आवश्यकता होगी। ठीक है ना। किसी घटना का वर्णन इसके लिए चुने गए निर्देश तंत्र पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए जब हम कहते हैं कि सड़क पर कार चल रही है, तो वास्तव में कार की गति का वर्णन हम स्वयं से या जमीन से, यानी हम खड़े हैं, हम खड़े होकर कार को देख रहे हैं, या जो जमीन का कोई एक बिंदु है उसके सापेक्ष वो कार चल रही है ना, जमीन से संलग्न निर्देश तंत्र के सापेक्ष करते हैं। ठीक है ना। यदि हम कार में बैठे किसी व्यक्ति के संलग्न निर्देश तंत्र के सापेक्ष कार की स्थिति का वर्णन करें, तो कार क्या होगी, विरामावस्था में होगी, है ना। यानी अंदर, कार के अंदर कोई बिंदु मान लिया हमने और उसके सापेक्ष उस आदमी को नापेंगे, तो फिर वो उस कार के अंदर जो रेफरेंस पॉइंट है उसके सापेक्ष तो वो स्थिर हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो यही कहना चाह रहे हैं ये, है ना, कि यदि हम कार में बैठे किसी व्यक्ति से संलग्न निर्देश तंत्र के सापेक्ष कार की स्थिति का वर्णन करेंगे, तो कार किस में होगी, वो विरामावस्था में होगी। ठीक है ना। अब देखो बेटा, ये इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है आपके, इसमें ये रहा, है ना। देखो ऐसे समझो बेटा कि ये O जो है, ये क्या है,
इसको ओरिजिन मान लिया, है ना, मूल बिंदु मान लिया, ठीक है ना। अब इससे ये 40, 80 ये दूरियां दिखा रखी हैं, मीटर में है ये, है ना, प्लस एक्स डायरेक्शन में, और इधर -40, -80, -120 ये माइनस एक्स डायरेक्शन में है ना। तो ये एक विमीय गति है। क्या है बेटा? ये एक विमीय गति है। अब आप देखो इसमें क्या दिखा रखा है, तो ये मैं इसलिए बेटा धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ, आराम आराम से, कि आप इसको भागो मत, है ना, बिल्कुल तरीके से पढ़ो, है ना, बहुत आराम आराम से पढ़ो, इसको समझ समझ के पढ़ो, ठीक है ना। एक सरल रेखा में किसी बिंदु की गति के विवरण हेतु हम एक अक्ष, मान ली एक्स अक्ष को इस प्रकार चुन सकते हैं कि वह वस्तु के पथ के संपाती हो, है ना। जैसे ऐसे समझो कि ये सड़क है, ये एक्स अक्ष जो है क्या है, ये जो एक्स अक्ष है यही हमारी सड़क है ना, इसी पे वो आदमी चल रहा है, ठीक है ना। तो ये संपाती होगी कि नहीं हो गई। इस प्रकार वस्तु की स्थिति को हम अपनी सुविधानुसार चुने गए किसी मूल बिंदु, है ना, ये हमारा मूल बिंदु मान लिया, ठीक है ना, ये हमारा क्या है, मूल बिंदु है। इस प्रकार वस्तु की स्थिति को हम अपनी सुविधानुसार चुने गए किसी मूल बिंदु, मान लीजिए चित्र 3.1, ये जो चित्र है ये कौन सा है बेटा, 3.1, है ना। 3.1 में दर्शाए गए बिंदु O, है ना, ये जो O है ये मूल बिंदु है। O के सापेक्ष निरूपित करते हैं। बिंदु O के दाईं ओर के निर्देशांक को हम धनात्मक तथा बाईं ओर के स्थिति निर्देशांक को हम ऋणात्मक कहेंगे। तो ये स्थिति निर्देशांक हैं, ये पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं ये। इस पद्धति के अनुसार चित्र 3.1 में बिंदु P और Q के स्थिति निर्देशांक, है ना। अब देखो ये क्या है, ये स्थिति निर्देशांक हैं ये P और, तो P का स्थिति निर्देशांक क्या हो गया, 360 प्लस 360 हो गया। Q का स्थिति निर्देशांक क्या होगा, कहाँ के सापेक्ष है, इस जीरो के सापेक्ष है बेटा, ये मूल बिंदु के सापेक्ष है ना। मूल बिंदु के सापेक्ष Q का स्थिति निर्देशांक क्या हो गया, Q का स्थिति निर्देशांक क्या हो गया, प्लस के 240 मीटर, है ना। तो इस पद्धति के अनुसार चित्र 3.1 में बिंदु P और Q के स्थिति निर्देशांक क्रमशः 360 मीटर और प्लस 240 मीटर हैं। इसी प्रकार बिंदु R का निर्देशांक, अब देखो ये O यहाँ है और R क्या है, इस ऋणात्मक एक्स अक्ष पे है, तो R का स्थिति निर्देशांक क्या हो जाएगा, पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -120 मीटर हो जाएगा। तो R का स्थिति निर्देशांक क्या है, -120 मीटर है, ठीक है। अब देखो इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से तीनों चीजें समझा रखी हैं। पथ लंबाई, तो देखो स्थिति आ गई समझ में आपके, तीन चीजें ना, स्थिति, पथ लंबाई और विस्थापन, है ना। तो स्थिति का मतलब क्या होता है कि मूल बिंदु के सापेक्ष उस बिंदु का निर्देशांक, ठीक है। अब देखो बेटा, कल्पना कीजिए कि कोई कार एक सरल रेखा के अनुदिश गतिमान है। हम एक्स अक्ष का इस प्रकार चुनाव करते हैं कि यह गतिमान कार पथ के संपाती हो, माना इसी पे ही चल रही हो, ठीक है। अक्ष का मूल बिंदु वह है जहां से कार चलना शुरू करती है, अर्थात समय t = 0 पर कार x = 0 पर थी, यानी यहाँ t = 0 है हमारा और x = 0 पे कार है, ठीक है ना। मान लीजिए भिन्न भिन्न क्षणों पर कार की स्थिति बिंदुओं p, q, r से व्यक्त होती है ना। माना किसी अलग एक टाइम पे वो P पे है, किसी दूसरे टाइम पे वो Q पे है, किसी तीसरे टाइम पे वो R पे है ना। यहाँ हम गति की दो स्थितियों पर विचार करेंगे। पहली में कार O से P तक जाती है ना। कार कहाँ है, O से P तक जा रही है। देखो ये O है और यहाँ पे ये P है, तो P का कितना था, 360 था ना, प्लस 360 था, ये कितना था, 360 था, ठीक है ना। तो O से P तक जाती है, अतः कार द्वारा चली गई दूरी OP कितनी हो गई, प्लस 360 हो गई ना, इस तरफ जा रही है, प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रही है ये। इस दूरी को कार द्वारा चली गई पथ लंबाई कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, है ना। तो ये O से लेके P तक जा रही है कार, है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक P तक तो कितनी हो गई, प्लस 360 हो गई, नहीं हो गई, प्लस 360 मीटर। तो ये चली गई दूरी हो गई या पथ लंबाई हो गई इसकी। दूसरी स्थिति में कार पहले O से P तक जाती है और फिर P से Q पर वापस आ जाती है ना। दूसरी स्थिति में क्या है, देखो बेटा, फर्स्ट स्थिति में तो कह रहा है ये O से P तक गई, तो इसकी पथ लंबाई कितनी हो गई, 360 मीटर हो गई। दूसरी स्थिति में कह रहा है कि पहले O से P तक जाती है और फिर P से वापस Q पे आती है ये, तो पथ लंबाई तो क्या हो गई, पहले देखो यहाँ से लेके यहाँ तक प्लस 360, तो ये चली, ठीक है ना बेटा, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी चली ये, है ना, क्योंकि देखो इनका अंतर कितना है, 360 और 240 का 120 अंतर है ना, तो 120 और चली, है ना।
120 ये और चली, ठीक है ना। तो पथ लंबाई जो है बेटा वो प्लस माइनस में नहीं होती, प्लस मतलब माइनस में नहीं होती, पथ लंबाई हमेशा क्या होती है, वो पॉजिटिव में लेते हैं उसको हम, है ना। वो तो एक्चुअल चली गई दूरी है उसकी। तो पहले ओ से पी तक गया तो 360 मीटर चली वो कार, और फिर पी से क्यू तक आई चल के, तो 360 मीटर में 120 मीटर और जोड़ देंगे ना, क्योंकि 360 और 240 का अंतर कितना है, 120 है। नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक 120 वो और चली, तो 360 और 120 कितने हो गए, 480 मीटर हो गई। तो ओ से पी तक और फिर पी से क्यू तक, है ना, आने में कितनी पथ लंबाई हो गई उसकी, 480 मीटर हो गई, ठीक है ना। तो देखो ये कहना चाह रहा है ये रहा। दूसरी स्थिति में कार पहले ओ से पी तक जाती है और फिर पी से क्यू पर वापस आ जाती है। गति की इस अवधि में कार द्वारा चली गई पथ लंबाई कितनी है, ओ पी प्लस पी क्यू, 360 प्लस 120 यानी 480 मीटर होगी, प्लस 480 होगी, क्योंकि पथ लंबाई में केवल परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, दिशा नहीं। अतः यह एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है ये, ठीक है ना। तो ये स्केलर वेक्टर हम अगले अध्याय 4 में पढ़ेंगे, है ना। तो पथ लंबाई क्या होती है, ये एक सिर्फ परिमाण होता है, तो सिर्फ ये पॉजिटिव होती है, ठीक है ना। तो अब आते हैं अपन विस्थापन पे, ठीक है ना। तो विस्थापन बेटा थोड़ा सा इससे अलग है ना, पथ लंबाई से क्या है, अलग है, यानी ये उसके स्थिति जो है उसके अंतर को शो करता है ना। प्रारंभिक स्थिति और उसकी जो अंतिम स्थिति है उसके अंतर को शो करेगा, है ना। देखो अभी बहुत अच्छी तरह समझ में आपके आ जाएगा ये। यहां यह प्रासंगिक होगा कि हम दूसरी उपयोगी भौतिक राशि विस्थापन को वस्तु की गति में परिवर्तन के रूप में परिभाषित करें। कल्पना कीजिए कि T1 व T2 पर वस्तु की स्थिति क्रमशः x1 व x2 है ना। T1 पे माना वो x1 पोजीशन है उसकी, T2 पे x2 है। तब समय डेल्टा टी का मतलब अंतराल हो गया, T2 माइनस T1 में उसका विस्थापन जो होगा, जैसे हम डेल्टा x से व्यक्त करते हैं, जो विस्थापन है उसको किससे व्यक्त करते हैं, हम डेल्टा x से व्यक्त करते हैं। वो क्या होगा, अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के अंतर द्वारा व्यक्त किया जाता है ये, ठीक है ना। तो जो विस्थापन को किससे व्यक्त करते हैं हम, अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थितियों के अंतर से, है ना। तो डेल्टा x क्या हो गया, x2 माइनस x1, है ना। तो x2 क्या है, उसकी अंतिम स्थिति है, और x1 क्या है, उसकी प्रारंभिक स्थिति है। अब x2 अगर बड़ा है और x1 कम है ना, तो फिर क्या हो जाएगा, बड़े में छोटा घटाओगे तो प्लस में आएगा, है ना। तो विस्थापन क्या हो गया, प्लस हो गया। लेकिन अगर x2 कम है और x1 ज़्यादा है तो छोटी में से बड़ी संख्या घटाओगे तो माइनस में आएगा, नहीं आएगा। तो विस्थापन क्या हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है ना। तो यदि x2 बड़ा है x1 से, x2 इज ग्रेटर देन x1, तो डेल्टा x जो होगा, विस्थापन जो होगा वो धनात्मक होगा। परंतु यदि x2 x1 से छोटा है तो डेल्टा x क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, विस्थापन ऋणात्मक हो जाएगा। विस्थापन में परिमाण व दिशा दोनों होते हैं, है ना। विस्थापन जो होता है बेटा, इसमें परिमाण भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। ऐसी राशियों को सदिशों द्वारा निरूपित किया जाता है ना। अगले अध्याय में पढ़ेंगे हम। इस अध्याय में केवल एक सरल रेखा के अनुदिश सरल गति, जिसे हम रेखीय गति कहते हैं, के विषय में पढ़ेंगे। हम सिर्फ रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। एक विमीय गति में केवल दो ही दिशाएं होती हैं, या तो प्लस, या तो अग्रवर्ती या पश्चगामी, या तो आगे या पीछे, या अधोगामी यानी ऊपर की ओर, या ऊर्ध्वगामी यानी नीचे की ओर, है ना। तो प्लस एक्स या माइनस एक्स, आगे या पीछे, है ना। प्लस वाई या माइनस वाई, अधोगामी या ऊर्ध्वगामी, जिनमें वस्तु क्या करती है, गति करती है। इन दोनों दिशाओं को हम सुगमता से प्लस एक्स प्लस और माइनस संकेतों द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, है ना। तो अब देखो बेटा, उदाहरण के लिए यदि कार स्थिति O से P पर पहुंचती है तो उसका विस्थापन कितना हो गया, O से P तक पहुंचती है। कहां से कहां तक, O से P तक। तो देखो P का ये x1 हो गया और ये क्या हो गया, x2 हो गया। O से P तक, तो ये प्रारंभिक बिंदु और ये क्या है, हमारा अंतिम बिंदु। तो प्रारंभिक बिंदु x1 है और ये क्या है, x2 है। तो x2 का निर्देशांक क्या है, प्लस 360। x1 का निर्देशांक क्या है, 0। तो प्लस 360 में से जब 0 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, प्लस 360 ही आ जाएगा। तो इस केस में O से P तक जब वस्तु पहुंची तो उसका विस्थापन कितना हो गया, x2 माइनस x1, प्लस 360 में से 0 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, प्लस 360 मीटर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस विस्थापन का परिमाण 360 मीटर है तथा इसकी दिशा
x की धनात्मक दिशा में है, जिसे हम प्लस संकेत से चिन्हित करेंगे। इसी प्रकार कार का P से Q तक का विस्थापन है ना। अब देखो बेटा P से Q तक, ध्यान देखो बेटा P से Q तक, तो P हमारा क्या हो गया, x1 हो गया, और Q क्या हो गया बताओ, हमारा x2 हो गया। ध्यान आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो P क्या हो गया, हमारा x1 हो गया, और x2 Q क्या है, x2 हो गया। तो P के निर्देशांक क्या है, प्लस 360, और Q के निर्देशांक क्या है, प्लस 240, है ना। तो ये x1 हुआ हमारा, और ये क्या हुआ, x2 हुआ। तो जब x2 माइनस x1 करोगे तो x2 क्या है, प्लस 240 माइनस कितना, प्लस 360, तो क्या आ जाएगा, माइनस के 120 मीटर। तो देखो बेटा वो किस में आ गया, ऋणात्मक आ गया विस्थापन, है ना। तो P से Q तक चलने में उसका विस्थापन कितना आ गया, माइनस के 120 मीटर आ गया, तो माइनस के 120 मीटर होगा। ऋणात्मक चिन्ह विस्थापन की दिशा को इंगित कर रहा है, तो इसमें माइनस 120 मीटर में 120 तो क्या है, परिमाण हो गया उसका, और जो ये माइनस का चिन्ह है ये क्या है, उसकी दिशा को शो कर रहा है। ठीक है। अतएव वस्तु की एक विमीय गति के विवरण के लिए सदिश संकेतन का उपयोग आवश्यक नहीं है, तो उसमें सिर्फ प्लस माइनस से ही काम चल जाता है। विस्थापन का परिमाण गतिमान वस्तु द्वारा चली गई पथ लंबाई के बराबर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, है ना। उदाहरण के लिए यदि कार स्थिति O से चलकर P पर पहुंच जाए तो पथ लंबाई प्लस 360 मीटर होगी तथा विस्थापन भी प्लस 360 मीटर हुआ। यहाँ विस्थापन का परिमाण 360 मीटर, पथ लंबाई 360 मीटर के बराबर है। परंतु यदि कार O से चलकर P तक जाए और फिर Q पर वापस आए तो पथ लंबाई, है ना। अब देखो पहले कार कहाँ से गई, O से लेके P तक पहुंची, ये O है हमारा, है ना, और ये क्या था बेटा, P था, और ये क्या है हमारा, Q है। ये क्या है, 360 मीटर है, और ये 240 मीटर है, और ये क्या है, 0 है। तो देखो पहले P से O से P तक गई और P से Q तक आई, तो पथ लंबाई तो कितनी हुई, यहाँ से यहाँ तक 360 और फिर यहाँ से यहाँ तक 120 है ना। 360 में से 240 120, तो 360 और 120 कितने हो गए, 480 हो गए। तो पथ लंबाई तो कितनी हो गई, 480 मीटर हो गई। लेकिन विस्थापन देखो अभी मजेदार चीज, विस्थापन क्या हुआ बेटा, है ना। प्रारंभिक बिंदु क्या है, O है, और अंतिम बिंदु क्या है, Q है। आ रहा ना समझ में, है ना, क्योंकि O से चली थी और कहाँ तक गई, P तक गई, और फिर लास्ट में कहाँ तक आई, Q तक। तो इसके निर्देशांक x1 तो क्या है, 0, और इसका x2 निर्देशांक क्या है, प्लस 240। तो इस केस में क्या हो गया, 240, यानी x2 माइनस x1 0, तो क्या हो गया, 240 मीटर। तो ये प्लस 480 मीटर, ये प्लस 200। तो इस केस में देखो पथ लंबाई अलग है और विस्थापन क्या है, अलग है। आ गई ना बात समझ में, ठीक है ना। परंतु यदि कार O से चलकर P तक जाए और फिर Q पर वापस आ जाए तो पथ लंबाई प्लस 360 प्लस 120, 400 प्लस 480 हो गई। परंतु विस्थापन कितना हो जाएगा, प्लस 240 में से जब 0 घटाओगे तो क्या जाएगा, प्लस 240 मीटर होगा। इस बार विस्थापन का परिमाण 240 मीटर कार द्वारा चली गई पथ लंबाई 480 मीटर के बराबर नहीं है, वास्तव में क्या है, वो कम है। ठीक है ना। अब विस्थापन का परिमाण गति की किसी अवधि के लिए शून्य भी हो सकता है ना। माना O से चली, है ना, P तक गई और वापस O पे ही आ गई, तो इस केस में पथ लंबाई तो कितनी हो जाएगी, 360, ऐसे गई 360 वापस आई 720 मीटर हो गई। लेकिन विस्थापन कितना हो जाएगा, प्रारंभिक बिंदु भी यही है 0 और अंतिम बिंदु भी यही है 0, 0 में 0 घटाओगे तो 0। तो देखो इस केस में पथ लंबाई तो 720 मीटर हुई, लेकिन विस्थापन कितना हो गया, 0 हो गया, है ना। तो यही कहना चाह रहे हैं बेटा ये, है ना। तो जबकि तदनुरूप पथ लंबाई 0 नहीं है और विस्थापन क्या है, इस केस में 0 है ना। चित्र 3.1 में यदि कार O से चलकर P तक जाए और पुनः O पर वापस आ जाए तो कार की अंतिम स्थिति प्रारंभिक स्थिति के संपाती हो जाती है, सेम हो जाती है ना, कोइंसाइड हो जाती है दोनों, और विस्थापन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। परंतु कार की इस पूरी यात्रा के लिए कुल पथ लंबाई कितनी होगी, 360 प्लस 360 720 मीटर होगी। ठीक है ना। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है बेटा इसमें, पोजीशन टाइम ग्राफ, स्थिति समय ग्राफ। ठीक है ना। देखो ये दिखा रखा है इसमें, स्थिति समय ग्राफ है ये, ठीक है ना।
देखो बेटा इसको बहुत अच्छी तरह से समझें अपन। अच्छा देखो इसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें और हैं बेटा, ये है ना जो मैंने लिखी रखी, मैं बताता हूँ आपको कि पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है ना। जो बिंदु मानते हैं, किसी कण को क्या मान लेते हैं, बिंदु स्वरूप मान लेते हैं, तो वो कब मानते हैं, है ना। As far as the size of the object is much smaller than the distance it moves in a reasonable duration of time, है ना। अगर माना एक कोई मोटरसाइकिल है ना, और वो 1 घंटे में और 60 किलोमीटर चल गई, है ना, तो इसके द्वारा चली गई जो दूरी है ना, और उस मोटरसाइकिल की जो लंबाई है वो कितनी सी है, छोटी सी ही है, तो इस चली गई दूरी की सापेक्ष इसकी ये मोटरसाइकिल की लंबाई तो क्या है, बहुत कम है कि नहीं है, तो उस केस में हम इसको क्या मान सकते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, ठीक है ना। एज फार एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मच स्मॉलर देन द डिस्टेंस इट मूव्स इन ए रीजनेबल ड्यूरेशन ऑफ टाइम, है ना, तो फिर वो क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाएगा, है ना। एक है गतिकी, है ना, काइनेमेटिक्स, क्या बोलते हैं बेटा इसको, गतिकी बोलते हैं काइनेमेटिक्स को। वेज टू डिस्क्राइब मोशन विदाउट गोइंग इनटू द कॉजेज ऑफ मोशन, है ना। इसमें सिर्फ हम गति के बारे में पढ़ते हैं, गति कैसे उत्पन्न हो रही है उसके बारे में अध्ययन नहीं करते। कैसे उत्पन्न होती है, तो गति कैसे उत्पन्न होती है, बल से उत्पन्न होती है। जब बल लगता है ना किसी वस्तु के ऊपर तो गति उसमें आती है ना। तो इसमें हम बल का अध्ययन नहीं करते, सिर्फ गति का अध्ययन करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, हम काइनेमेटिक्स बोलते हैं, है ना। ये मैंने आपको समझा ही दिया था बेटा, ठीक है। ये पथ लंबाई और वो डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब अपन इस पे आते हैं, आपका स्थिति समय ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। देखो ये रहा, जैसा कि आप आगे पढ़ चुके हैं, जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं, किसी भी वस्तु की गति को स्थिति समय ग्राफ द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। पोजीशन टाइम ग्राफ, स्थिति समय ग्राफ को क्या बोलते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ। तो बेटा देखो इनके इंग्लिश शब्द आप सीखो, क्योंकि टीचर्स जो हैं वो इंग्लिश के ही शब्द बोलेंगे। स्थिति समय ग्राफ कम बोलते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ वो ज़्यादा बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार के ग्राफ जो होते हैं, इस प्रकार के ग्राफ ऐसे सशक्त साधन होते हैं जिनके माध्यम से वस्तु की गति के विभिन्न पहलुओं का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन और एनालिसिस, विश्लेषण आसानी से किया जा सकता है। किसी सरल रेखा जैसे एक्स अक्ष के अनुदिश, है ना, अलोंग, अनुदिश को क्या बोलते हैं, अलोंग, गतिमान वस्तु के लिए, मूविंग बॉडी के लिए समय के साथ केवल एक्स निर्देशांक ही परिवर्तित होता है ना। इस प्रकार हमें एक्स-टी ग्राफ प्राप्त होता है ना। हम सर्वप्रथम एक सरल स्थिति पर विचार करेंगे जिसमें वस्तु, उदाहरणार्थ एक कार है, माना कोई x = 40 मीटर पर स्थिर है वो, है ना, x = 40 मीटर पर क्या है वो, स्थिर अवस्था में है ना। ऐसी वस्तु के लिए स्थिति समय xt ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सीधी सरल रेखा होता है, जैसा कि 3 पॉइंट A में दर्शाया गया। अब देखो बेटा ये है ना। अब ये क्या है, इधर की तरफ क्या है, टाइम है, और इधर की तरफ क्या है, उसकी पोजीशन है, x है, स्थिति है उसकी, है ना। तो इसमें देखो लगने, इससे देखने से क्या लग रहा है, जिस बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा वो तो क्या सोचेगा, अरे चल रही है वस्तु, जा तो रही है सीधी सीधी उसको ऐसा लगेगा। लेकिन जो ध्यान से पढ़ा हुआ है उसने ये पूरी चीज़, तो वो देखेगा बेटा, देखो ऐसे समझो आप, है ना, कि अभी इसका निर्देशांक क्या है, 40 है, x = 0 पे, वो t = 0 पे x = क्या है, 40 है कि नहीं है। फिर देखो t = 10 पे भी x कितना है, 40 ही है ना, क्योंकि यहाँ ऐसे आगे पीछे होता तो कम ज़्यादा होता, माना ऊपर होता तो x 40 से ऊपर बढ़ जाता, नीचे होता तो 40 से कम आ जाता। t = 20 सेकंड पे भी 40 ही है, t = 30 सेकंड पे भी उसका निर्देशांक क्या है, 40 ही है। आई ना बात समझ में, ठीक है ना। जैसे ऐसे समझो ये निर्देशांक है उसका, है ना, ये 10, 20, 30, 40 है ना। तो ये माना x, इधर x है, ठीक है ना, तो ये 10, 20, 30, 40, तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया, 40,0 हो गया, नहीं हो गया, इधर y है। तो ये यहीं पे है, ये वस्तु बिंदु जो है, ये जो वस्तु है ये इसी जगह पे है ना। ऐसे समझो 8 बज के भी यहीं पे है,
8:05 पे भी यही है, 8:10 पे भी यही है, 8:15 पे भी यही है, 8:30। तो ऐसी स्थिति में है ना, यानी इधर क्या है t है, इधर क्या है बेटा x है ना। तो t तो बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है, घड़ी चल रही है ना, लेकिन उसकी स्थिति क्या है, हमेशा सेम बनी हुई है, 40 पे ही बनी हुई है ना। t = 40 सेकंड पे भी यही है, 40 ही है। लेकिन देखो सब ये जो है, ये इन बिंदुओं के निर्देशांक, देखो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए, इधर क्या है 10, इधर क्या है 40, 10,40 है ना। इसके क्या हो गया 20,40, इसका क्या हो गया 30,40, इसका क्या हो गया 40,40। तो देखो t बढ़ रहा है 10, 20, 30, 40, लेकिन इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, सेम है 40, 40, 40, 40 है ना। तो ये वस्तु क्या है बताओ, स्थिर है ये वस्तु, है ना। तो अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो उसका जो पोजीशन टाइम ग्राफ होगा वो बेटा क्या होगा, उस अक्ष के अनुदिश एक सरल रेखा होगी, है ना। तो इसमें दर्शा रखा ना, ये देखो, है ना। अगर वो वस्तु क्या है, स्थिर अवस्था में है, तो ऐसी वस्तु के लिए, स्थिर अवस्था वाली वस्तु के लिए स्थिति समय ग्राफ जो होता है वो समय अक्ष के समांतर एक सीधी सरल रेखा होता है, जैसा कि चित्र 3.21 में दिखाया गया है। ठीक है, अब दूसरी स्थिति, ये इस पे आते हैं हम, है ना। इसमें क्या है, देखो बेटा, इधर t है और इधर क्या है x है। तो अब माना ये देखो, है ना, अब देखो बेटा, है ना। तो ये माना t1 है, ये t2 समय है, ये t3 समय है। तो t1 समय के लिए क्या हो जाएगा, देखो इस पे ये x1, ठीक है ना। फिर t2 समय के लिए कितना हो जाएगा, इसकी स्थिति क्या हो गई, ये आ गई x2, बदल गई नहीं बदल गई, x2 स्थिति हो गई। t3 समय के लिए इसकी स्थिति क्या हो गई, ये हो गई, ये x3 है। तो इस केस में क्या हो रहा है बेटा, देखो कि जैसे समय बदल रहा है वैसे ही उसकी स्थिति भी क्या हो रही है, बदल रही है ना। t1 पे उसकी स्थिति क्या है, x1 है ना। तो क्योंकि इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए, t1, x1 हो गए। इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया, t2, x2 हो गए। इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया, t3, x3 हो गए। तो इस केस में क्या है बेटा कि समय के साथ, है ना, स्थिति में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, ठीक है ना। तो ये सेकंड केस है। तो यदि कोई वस्तु, है ना, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उस वस्तु की गति को एक समान गति कहा जाता है। तो अब यहां पे क्या है बेटा, देखो ऐसे समझो, माना 10 सेकंड में ये 20 मीटर दूरी तय कर रही है ना। फिर 20 सेकंड में 40 मीटर दूरी तय कर रही है, 30 सेकंड में 60 मीटर दूरी तय कर रही है। तो फिक्स समय में फिक्स दूरी तय कर रही नहीं कर रही है ना। बताया ना मैंने आपको, 10 सेकंड में माना 20 मीटर दूरी तय कर रही है, 20 सेकंड में ये 40 मीटर दूरी तय कर रही है, 30 सेकंड में ये 60 मीटर दूरी तय कर रही है। तो देखो हर 10 सेकंड में कितनी बढ़ रही है, 20 मीटर बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। ये हर 10 सेकंड में कितनी आगे खिसक रही है, ये 20 मीटर आगे खिसक रही है। इसका मतलब समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रही है ना। तो ऐसी स्थिति जो होती है बेटा उसको बोलते हैं एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन। एक समान गति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, है ना। तो बेटा ये मैं आपको बिल्कुल आसान चीजें हैं ना, जो कंसेप्ट हैं उन चीज़ों को समझ रहे हैं अपन, है ना। तो देखो अब बेटा अगर आप तुम सीधे ही क्वेश्चन करने लग जाओगे, इसको हल्का फुल्का सा पढ़ोगे, है ना, और हाई हाई करके और क्वेश्चंस पे पहुंच जाओगे तो फिर निराशा हाथ लगेगी, है ना। तो ये बेटा अब देखो 10th तक का तो बहुत आसान चीज़ें थी आपकी, 11th में थोड़ा सा क्या है बेटा, ये बहुत डीप में चले जाते हैं, है ना। तो इसके लिए थ्योरी जो है बेटा उसके कॉन्सेप्ट जो है हमारे बहुत अच्छी तरह से क्लियर होने चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें खूब सारा समय लगाओ, फिर अपने आप आपको क्वेश्चंस होने लगेंगे। और अगर माना इसमें तुमने समय लगाया नहीं और क्वेश्चंस पे जाके टिक गए, क्वेश्चन करने लग गए, तो फिर क्या होगा बेटा, निराशा होगी और डिप्रेशन होगा फालतू में, अरे यार ये मेरे से नहीं हो रहे, ये तो हो गया था ये नहीं हो रहा, ठीक है ना बेटा। तो इस चीज़ का ध्यान रखो आप। तो ये यूनिफॉर्म मोशन हो गई, है ना। तो क्या निकल के आया कि अगर कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय कर रही तो वो जो ग्राफ होगा वो क्या होगा,
एक स्ट्रेट लाइन होगी, है ना। कैसी होगी वो? एक स्ट्रेट लाइन। देखो ये तो ऐसी एक्स अक्ष के टी अक्ष के सापेक्ष थी, है ना, और ये क्या है? एक ढाल लिए हुए है ये, ठीक है ना। तो यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रही है तो उस वस्तु की गति को एक समान गति कहलाती है वो। इस प्रकार की गति का स्थिति समय ग्राफ इस चित्र बी में दिखाया गया है, ये वाला, है ना। अब देखो बेटा, अब ये रियलिस्टिक चीज देखते हैं। ऐसा होता नहीं है ना भाई कोई समान समय में समान दूरी तय करे, ऐसा तो नहीं होता ना, है ना। भाई कार चल रही है सड़क पे, तो कभी कोई वाहन आ जाएगा तो ब्रेक भी लगाएगी, वो लगाएगी, कभी फिर एक्सेलेरेटर दबा के तेज चलेगी, है ना। तो वो गति एक समान नहीं होती एक्चुअल में, जो प्रैक्टिकल चीजें होती हैं उनमें, ठीक है ना। तो अब हम उस कार की गति पर विचार करेंगे जो मूल बिंदु O से t = 0 सेकंड पर विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है ना। जैसे t = 0 पे विरामावस्था से चलना वो शुरू करती है। इसकी चाल उत्तरोत्तर t = 10 सेकंड तक बढ़ती जाती है ना। यानी स्पीड बढ़ा रहा है वो, एक्सेलरेटर दे रहा है उसको, है ना, एक्सेलेरेटर दबा के, और वो चाल को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। जैसे कि अपन माना मोटरसाइकिल अपन ने स्टार्ट करी, है ना, तो शुरू में तो अपन उसकी स्पीड तेज होती है कि नहीं होती है, और फिर इसके बाद जब वो फुल पकड़ लेती है तो फिर एक निश्चित उस पर चलती है फिर वो, है ना। फिर माना कोई रोकना है हमको तो फिर ब्रेक लगाते हैं हम, है ना। तो शुरू में तो हमको क्या करना है? चाल को बढ़ाना पड़ता है कि नहीं बढ़ाना पड़ता है, ठीक है ना। तो वही कहना चाह रहे हैं, इसकी चाल उत्तरोत्तर t = 10 सेकंड तक बढ़ती है ना। तो t = 10 सेकंड, देखो यहाँ देखो बेटा, ये इस t = 0, इधर t है और इधर क्या है? x है ना। t = 0 पे x = 0 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक 10 सेकंड तक इसकी चाल क्या हो रही है? बढ़ रही है। देखो ये पोजीशन इसकी क्या हो रही है? बहुत जल्दी चेंज हो रही है ना। यानी 10 सेकंड में ही पोजीशन कितनी पहुंच गई? देखो ये वाला 10 सेकंड यहाँ लोगे आप, तो इसके पोजीशन यानी ये इस जगह पर पहुंच गई 10 सेकंड के अंदर ही। आया ना बात समझ में? ठीक है ना। इसके बाद वह t = 18 सेकंड तक एक समान चाल से चलती है। तो पहले तो क्या है? वो तेजी से चलती है ना, क्योंकि उठ रही है वो, है ना। अपन वाहन को क्या दे रहे हैं? एक तरह से गति दे रहे हैं। फिर उसके बाद जैसे ही उसने वो अपनी गति पकड़ ली, तो फिर वो एक जैसी चाल से चलेगी, है ना। तो फिर माना t = 18 सेकंड तक एक समान चाल से चलती है। तो यहाँ 10 से लेके इस जगह से लेके, और ये 10 हो गया और ये 18, ये 18 का मैं इसके ये रहा, देखो, है ना। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक, तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक तो क्या है बेटा? वो क्या कर रही है? स्पीड पकड़ रही है, समझ रहे हो आप लोग, ठीक है ना। और t = 10 सेकंड से लेके t = 18 सेकंड तक, अब यहाँ तक आते आते उसने स्पीड पकड़ ली अपनी, है ना। फिर अब वो एक समान चाल से चल रही है, ठीक है ना। तो इसके बाद वो है t = 18 सेकंड तक एक समान चाल से चलती है। इस समय इसमें ब्रेक लगाया जाता है। अब जैसे t = 18 पहुंची, अब इस पर ब्रेक लगा दिया, है ना। तो अब उसकी चाल क्या हो जाएगी? कम धीमी होने लगेगी ना। तो इस समय इसमें ब्रेक लगाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह t = 20 सेकंड्स पर, यहाँ t = 20 सेकंड्स पर वह t = 20 सेकंड्स और x = 296। यानी देखो t = 20 पे जब देखोगे आप तो ये, है ना, और जब इसके सापेक्ष इधर लेके आओगे आप यहाँ पे, तो ये 296, ऐसे समझो आप, ये हो गई, ठीक है ना। ये है ना, ब्रेक लगाए और x = 296 पे वो रुक गई। क्या हो गई वो? t = 20 सेकंड्स पर और x = 296 मीटर पर वह रुक जाती है। ऐसी कार की स्थिति समय ग्राफ ये वाला है ना। ये C जो है किसी कार का स्थिति समय ग्राफ, तो ये रियलिस्टिक हो गई कि नहीं हो गई उसकी? तो ऐसी कार का स्थिति समय ग्राफ चित्र 3.3 में दिखाया गया है। हम इस ग्राफ की चर्चा इसी अध्याय में आगे वाले कुछ खंडों में पुनः करेंगे, है ना। तो इसी पे आधारित होके ये बेटा इन्होंने औसत चाल, औसत वेग, औसत चाल, है ना, तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक चाल, त्वरण, इसी पे आधारित, इस वाले जो ग्राफ पे आधारित इसने ये समझाए हैं। ठीक है बच्चों, तो मुझे आशा है बेटा, मैंने देखो प्रयास किया है बेटा, मुझे ज़्यादा नहीं, मैं 10th तक के बच्चों को पढ़ाता हूँ, समझ गए ना। मैं बस तुम लोगों से मुझे प्यार है, इसलिए मैं तुम लोगों को एक इनिशियल मोमेंटम देना चाहता हूँ बेटा, जैसे तुम्हारी गाड़ी गुड़कने लग जाए, है ना, फिर तुम अपने आप खींच लोगे बेटा अपनी गाड़ी को, है ना। तो मैं ये है कि तुम शुरुआत में डर नहीं जाओ इससे,
है ना। इसलिए मैं थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ, मेरे से ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना बेटा, है ना। बस और कुछ गलती हो जाए तो मेरे को माफ़ करना, ठीक है। ओके बच्चों, गॉड ब्लेस यू बेटा।